बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट यानी कि बीआरएस, जिसको जाना जाता है शॉर्ट फॉर्म में, कुछ लोग इसको बीआरसी भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, बैंक रिकन्सिलिएशन क्या है और बैंक रिकन्सिलिएशन क्यों अपन लोग बनाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है आप सभी लोगों के लिए। जो भी अकाउंट्स के बंदे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझने के लिए प्लीज वीडियो पूरा देखिए। दोस्तों, जो भी ट्रांजैक्शंस आप अपनी अकाउंट बुक्स में या बैंक बुक में रिकॉर्ड करते हैं, मान लीजिए कि आप बात करें इस पर्टिकुलर अभी महीना जैसे चल रहा है सितंबर महीने का, आप 30 सितंबर को बैंक रिकन्सिलिएशन बीआरसी या बीआरएस बनाएंगे। तो सितंबर महीने में आपने जितने भी बैंक के ट्रांजैक्शंस किए हैं, सपोज आपने जितने भी चेक आपके खाते में जमा कराए हैं, जितने भी चेक आपने अपने खाते से इश्यू किए हैं, जितना आपने कैश डिपॉजिट किया है, जितना कैश विड्रॉल किया है, कितना अमाउंट आपके जो डेटर्स है या जिनका माल सप्लाई करते हैं, बेचते हैं, गुड्स या सर्विसेज देते हैं, उन लोगों ने डायरेक्टली आपके खाते में डिपॉजिट पैसा यदि किया है, चेक आपके पास भले नहीं आया लेकिन उन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफर किया है। आजकल अधिकतर पेमेंट आप जैसा कि जानते ही हैं कि ऑनलाइन मोड पे ही आ रहा है। पार्टी चाहे कहीं की भी है, आपके पास ऑनलाइन पेमेंट वो कर देते हैं, डिजिटली ट्रांसफर कर देते हैं, आरटीजीएस कर देते हैं, नेफ्ट कर देते हैं, आईएमपीएस कर देते हैं, काफी सारे रास्ते हैं। तो वो जो ट्रांजेक्शन्स आ रहे हैं, इसी तरीके से वो ट्रांजेक्शन्स जो आप ऑनलाइन खुद कर रहे हैं, यानी कि जो आपके क्रेडिटर्स है उनको आप पेमेंट कर रहे हैं, तो आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है, तो ये सब ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं आपके बैंक बुक में। अब महीने के आखिर में आप देखेंगे कि जितनी भी एंट्रीज आपने ये अकाउंट बुक्स में करी है, यानी कि जो आपका बैंक बुक है या बैंक का लेजर आपने ओपन कर रखा है अकाउंट बुक्स में, मान लीजिए आपका पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है, तो आपने पंजाब नेशनल बैंक करंट अकाउंट आपने लेजर ओपन किया हुआ होगा, और ये सारी एंट्री जो अभी अपन ने डिस्कस करी है वो सारी आपने उसमें रिकॉर्ड कर रखी है। अब मंथ एंड में जब आपके पास पूरे महीने का आप स्टेटमेंट मंगवाते हैं, या यदि आपने ऑनलाइन बैंकिंग ले रखी है तो आप स्टेटमेंट व्यू करते हैं, तो आप देखेंगे कि क्या आपका बैलेंस जो है एज ऑन, जैसे अपन बात कर रहे हैं सितंबर की, तो एज ऑन 30 सितंबर 2020 जो बैलेंस आपके बैंक स्टेटमेंट में शो हो रहा है और जो आपके बैंक के लेजर जो आपने बना रखा है उसमें जो आपका बैलेंस है वो क्या सेम है। यही बैंक रिकन्सिलिएशन बीआरएस या बीआरसी है। दोस्तों, यदि आपका स्टेटमेंट और बैंक का बैलेंस दोनों मैच करते हैं, यानी कि आपके कोई डिफरेंस उसमें नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। क्यों? इसकी वजह ये भी है कि कई बार बैंक जो आपसे अपनी सर्विसेज देने के लिए चार्जेस वसूल करता है, वो एंट्री आपको आपके बैंक स्टेटमेंट में मिलेगी, और आपको अपने बैंक स्टेटमेंट को देख के ही वो एंट्रीज आपको अपने अकाउंट बुक्स में पोस्ट करनी होती है। जैसे कि आपने कैश डिपॉजिट किया तो अलग अलग बैंकों के कैश कलेक्शन के चार्जेस हैं, तो वो आपके खाते में डेबिट करेंगे। तो कैश कलेक्शन जो चार्ज डेबिट किया है, आपको कैश जमा कराते समय हो सकता है पता ना हो। आपको जब स्टेटमेंट आपके पास आता है तब आप देखते हैं कि इसमें 100 रुपए 150 रुपए जो भी चार्जेस लगे हुए हैं वो बैंक ने आपको चार्जेस डेबिट कर रखे हैं, तो वो आपकी बुक्स में तो मिलेगा नहीं। तो जब वो मिलेगा नहीं अमाउंट, तो जाहिर सी बात है कि आपका बैलेंस भी उस महीने की एंड में टैली नहीं करेगा, उसमें वेरिएशन होगा। तो उसी वेरिएशन को टैली करने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसको रेक्टिफाई करने के लिए अपन लोग बैंक रिकन्सिलिएशन बनाते हैं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और मेरा मानना है कि हर अकाउंटेंट को बैंक रिकन्सिलिएशन, यदि फुल टाइम बंदा यदि काम कर रहा है तब तो मान लीजिए उसको डेली ही बना लेना चाहिए। जैसे ही वो आज का काम शुरू करता है, अपने डे का स्टार्ट करता है, पूरे दिन में जब भी उसको समय मिले उसको पहले वाले दिन का बीआरएस बना लेना चाहिए, बैंक रेको कर लेना चाहिए, ताकि उसके जो कमांड है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। उसको एक एक ट्रांजेक्शन का पता रहता है कि दोस्तों जब ट्रांजेक्शन्स कम है तो आसानी है, आप मंथली भी कर सकते हैं, लेकिन जब बैंक ट्रांजेक्शन्स आपके पास बहुत ज्यादा है तो आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है।
आपको जब बैंक का स्टेटमेंट आता है, मान लीजिए आपने नेट बैंकिंग में नहीं ले रखी है और आपको पूरे महीने का स्टेटमेंट एक ही साथ टैली करना होता है और ट्रांजेक्शन्स बहुत ज्यादा है, तो आपके लिए बड़ी दिक्कत हो सकती है। पूरा समय आपको डिवोट करना पड़ेगा अलग से, उसको एक छोटा सा टास्क है लेकिन आपको पूरा समय उसके लिए डिवोट करना पड़ेगा। और आपसे जब आपका बॉस पूछेगा तो आप कहेंगे साहब बैंक रेको कर रहा हूं। जाहिर सी बात है, वो कंसंट्रेशन भी मांगता है, आपको डिवोशन भी मांगता है। यदि आपने कंसंट्रेट करके नहीं किया तो उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं निकलेगा, हो सकता है आप उसमें कुछ गलती कर दें। लेकिन दोस्तों यदि आप पार्ट टाइम बेसिस पे कर रहे हैं तो आप मंथली आराम से कर सकते हैं। आपके पास इतना, क्योंकि पार्ट टाइम बंदा जो भी हायर करता है वो वही बंदा हायर करता है जिसके पास नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होते, इतना ज्यादा काम अकाउंट्स का नहीं होता है, वही लोग पार्ट टाइम अकाउंटेंट हायर करते हैं। अदरवाइज तो उनको फुल टाइम अकाउंटेंट रखना ही होता है। तो आप मंथली बेसिस पे बैंक रेको आप कर लीजिए, उससे क्या होगा आपके पास पता रहेगा। अब जब आप बैंक रेको करते हैं तो आपको ये पकड़ में आता है कि आपका जो बुक्स का बैलेंस है प्लस जो बैंक स्टेटमेंट बैलेंस है उसमें डिफरेंस क्या है। क्या वो डिफरेंस इस वजह से है कि आपने जो चेक बैंक में आपके खाते में जमा कराए हैं उनकी आपने बैंक के लेजर में अपनी एंट्री कर रखी है डिपॉजिट की, या तो वो बाउंस हो गए हैं या अभी क्लियर होके नहीं आए हैं, 1 या 2 दिन के बाद वो क्लियर होके आएंगे यानी कि नेक्स्ट मंथ में, तो वो आपके बैंक रिकंसिलिएशन में खड़े रहेंगे। जब भी वो अगले महीने आते हैं या बाउंस हो जाते हैं, जो भी उसका केस होता है वो आपको उसमें अकॉर्डिंगली एंट्री करनी होती है। ये कारण हो गया पहला। दूसरा, जो चेक आपने इश्यू करे हैं, सपोज अपन सितंबर की बात कर रहे हैं, तो 29 सितंबर को कोई आपके पास पार्टी आई है, आपने उनको चेक बना के दे दिया है, अगले दिन उन्होंने चेक लगाया है, तो जाहिर सी बात है कि 30 तारीख को जो बंदा चेक लगा रहा है अपने बैंक में, सेम डे उसको क्रेडिट उसका नहीं मिलेगा, उसको 1 तारीख को या 2 तारीख को उसका क्रेडिट मिलेगा। तो वो चेक आपके खाते में 30 तारीख का चेक 30 तारीख को नहीं आएगा। तो वो आपका बैलेंस जो है बुक्स में, तो आपने जैसे ही एंट्री करी, जैसे ही चेक दिया, आपके बैंक का बैलेंस कम हो गया, लेकिन एक्चुअल में जब तक वो चेक आपके खाते से निकलेगा नहीं, जब तक आपका बैंक का बैलेंस कम नहीं होगा, तो ये भी चीज आपको रिकॉर्ड करनी है। इस तरीके से सब जो चीजें आप कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं, रिकंसिलिएशन आपका तैयार हो जाता है। तो आपका बैंक का बैलेंस प्लस आपकी बुक्स में जो बैंक का लेजर आपने मेंटेन किया हुआ उसका बैलेंस दोस्तों बिल्कुल मैच रहेगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में सिंगल पैसे का भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। यदि सिंगल पैसे का डिफरेंस भी है तो इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ एंट्री आपकी छूट रही है या आपने कोई गलती उसमें कर दी है। जब तक आपका एग्जैक्टली मैच ना हो दोस्तों, जब तक आप उसको अच्छे से देखिए और अच्छे से उसको बैंक को रिकंसाइल कीजिए। कई बार दोस्तों क्या होता है कि अपन को लगता है कि सिर्फ 100 ही रुपए का डिफरेंस है, लेकिन हो सकता है कि वो जो 100 रुपए का डिफरेंस आया है वो बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स, जिसमें से कुछ ट्रांजेक्शन्स का इफेक्ट है वो डेबिट का हो, कुछ ट्रांजेक्शन्स का इफेक्ट क्रेडिट का हो, लेकिन जो नेट इफेक्ट है वो भले 100 ही रुपए का हो, लेकिन उसमें हो सकता है कि ट्रांजेक्शन्स इतने ज्यादा हों, उनका अमाउंट है लाखों या करोड़ों में पहुंच सकता है। तो आप बैंक रिकंसिलिएशन बहुत ही सावधानी पूर्वक करें। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कर दें, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइस, देखते रहिए, सीखते रहिए।